गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरे चैप्टर का हम जो अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इस टॉपिक का जो स्टडी मटेरियल है हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर आर के शर्मा जी के माध्यम के द्वारा तैयार किया गया है। मैं अशोक कुमार शर्मा, लेक्चर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रारंग, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, मैं टेक्निकल सपोर्ट और अपनी आवाज़ इस स्टडी मटेरियल को दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आवर सोलर सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ द मून। आपने इससे पहले अर्ली थ्योरीज ऑफ द अर्थ एंड अर्ली थ्योरीज ऑफ द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ द अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टार के बारे में आपने अध्ययन किया। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना और जो चंद्रमा है, एवोल्यूशन ऑफ द मून का, चंद्रमा का विकास कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में आज हम जो अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस टॉपिक का अध्ययन शुरू करते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है? सौर परिवार आपने छोटी क्लासों में भी सुना होगा, वहां पे आपने सौर परिवार के बारे में भी पढ़ा होगा। हम थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में इसका हम अध्ययन करेंगे। आप इस डायग्राम में देखिए, इस पिक्चर में देखिए कि सन जो है वो सेंटर में है और यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रह हैं सन के चारों तरफ जाओ चक्कर लगा रहे हैं। तो सौर परिवार जो है आकाशीय पिंडों का एक समूह है और इसमें जो है बहुत सारे सदस्य हैं हमारे सौरमंडल में। इसमें हम बोलते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आपने अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज में पढ़ा होगा निहारिका के बारे में, न्यूवोला के बारे में पढ़ा होगा कि निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। जब ये ध्वस्त हो गई, हम ये मानते हैं कि ये जो ध्वस्त हुई या टूटी वो 5 से लेकर 5.6 अरब वर्ष पहले ये टूट गई और उसके बाद जो ग्रह हैं उनका निर्माण हम ये मानते हैं कि 4.6 से लेकर 4.56 अरब वर्ष पहले इन सभी ग्रहों का निर्माण हुआ और जिसमें कि हमारे 8 ग्रह और बहुत सारे उपग्रह और लाखों जो है छोटे पिंड जो हैं जिनको हम जो है क्षुद्र ग्रह या ग्रहों के टुकड़े, एस्ट्रॉयड भी, ये धूमकेतु और बहुत सारे धूल कण या गैसेस जो हमारे सौरमंडल का एक भाग है। तो पृथ्वी भी जो है सौर परिवार का एक सदस्य है और जो सन है अपनी ग्रेविटी के कारण, जो उसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण है कि बल के कारण सभी ग्रहों को, ये सभी जो जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं या उल्का पिंड है या उल्का है या पूछल तारे हैं या धूमकेतु हैं या क्षुद्र ग्रह हैं, सभी को जो है एक सूत्र में जो है प्रयोग हुए हैं, उनको बांध के रखा हुआ है। किसके कारण? अपनी ग्रेविटी के कारण। आप देख सकते हैं ये सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ जो है वो परिक्रमा लगा रहे हैं और इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह और अन्य जो है जो पूछल तारे हैं वो यहाँ पे जो है
सूर्य के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। वो चक्कर कैसे लग रहे हैं? ड्यू टू द ग्रेविटी। आइए हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, आपने कई बार नाम सुना होगा मिल्की वे, आकाश गंगा। अब ये आकाश गंगा होती क्या है? कभी आप क्लियर स्काई में, जब बिल्कुल आसमान साफ हो, तो आकाश की तरफ रात के समय देखना आपने, एक वाइट सी पट्टी, एक वाइट सी लेयर आपको जो है आकाश में दिखाई देगी। और ये जो वाइट सी लेयर सी पट्टी होती है, इसमें बहुत सारे, यानी कि अरबों की संख्या में जो है, अरबों की संख्या, खरबों की संख्या में बहुत सारे जो हैं तारों का ये समूह होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सौर परिवार तारों के एक बड़े समूह का एक भाग है, और तारों के इस समूह को आकाश गंगा या नक्षत्र पुंज भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलेंगे? मिल्की वे बोलेंगे। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे जो है लाखों नक्षत्र पुंज हैं, और इस तरह के नक्षत्र पुंज हमारे सूर्य की तरह करोड़ों तारे एवं सौर परिवार के जो है इस तरह से जो है वो एक हमारे अंतरिक्ष जो है वो के एक भाग जो है वो माने जाते हैं। इस प्रकार से हमारा सौर मंडल है, ऐसे और भी सौर मंडल हमारे जो है इस अंतरिक्ष में है, इस स्पेस में है, और जिनके बारे में हमारे को संपूर्ण जानकारी अभी भी नहीं है। तो देखें कि किसको हम जो है, जो हमारे ग्रह, जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे सौर परिवार का जो मेन सदस्य है वो सन है। तो ग्रह ऐसे आकाशीय पिंडों को कहते हैं जो किसी तारे या फिर सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। उनको हम जो है ग्रहों की श्रेणी में जो है वो रखते हैं। तो हमारे सौर परिवार में जो है 8 जो है वो ग्रह हैं। तो सबसे पहले आप देखें कौन सा आता है। सबसे पहले हमारे पास है, वो है आपके पास मरकरी आ जाता है, वीनस आ जाता है, अर्थ है, मार्स है, और बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये सभी जो हैं 8 जो हैं ग्रह हमारे मुख्य जो हैं सौर मंडल के जो हैं सदस्य जो है वो माने जाते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, सन यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, ये मरकरी है, ये वीनस है, अर्थ है, ये मार्स है, और ये जुपिटर है, शनि है, और ये अरुण है और वरुण है, जिनको हम जो है यूरेनस और नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। अब इनका जो एक सिस्टम बना हुआ है, अब जो ग्रह ठीक सन के नजदीक हैं, जैसे कि आपका मरकरी है, जैसे कि मरकरी और वीनस है, अर्थ है और मार्स है, ये सभी जो हैं, ये 4 जो ग्रह हैं, इनको हम जो है आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। अब आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ठीक सूर्य के नजदीक हैं। और सौरमंडल के इन ग्रहों को हम 2 वर्गों में विभाजित हम करते हैं। तो मैंने पहले बता दिया आपको, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह वे ग्रह हैं जो सूर्य के नजदीक हैं। इसमें मैंने आपने बताया आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो चट्टानी है, चट्टानों से निर्मित
ठीक है, इसीलिए इनको जो है पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ हुआ कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हुए हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। बाह्य ग्रह ये वो ग्रह हैं जो सूर्य से बहुत दूरी के ऊपर स्थित हैं। बृहस्पति, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। और इन ग्रहों को हम जो है जोवियन ग्रह भी कहते हैं। अब जोवियन क्यों बोला गया हुआ, इसका अर्थ हुआ जुपिटर, अर्थात जुपिटर की तरह। ये अधिकतर ग्रह जो हैं पार्थिव ग्रहों से बहुत बड़े हैं और इनमें हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ एक संघन जो है वायुमंडल है। और इस सभी ग्रहों का निर्माण लगभग जो है 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। ठीक है, तो जोवियन ग्रह हमने बाह्य ग्रह। अब इसमें देखें आप, बाह्य ग्रह में जो देखें आप यहां पे देखें, ये बाह्य ग्रह हैं, इनको हम जोवियन भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जुपिटर है, यहाँ पे शनि है और यूरेनस है और नेपच्यून। ठीक है, इनको हम जो है अरुण और वरुण के नाम से भी जानते हैं। तो इनको हम जो है बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो क्या है, क्योंकि ये भी क्या है, सौर मंडल के एक भाग हैं। अब किसको हम जो है सैटेलाइट बोलेंगे, तो दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इनसेट सीरीज के बारे में, या फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा भास्कर सैटेलाइट्स के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो हैं सैटेलाइट हैं जो मानव द्वारा जो हैं हमारे स्पेस में भेज जाते हैं और उनके माध्यम के द्वारा जो हमारे को जो है वो चाहे मौसम संबंधी सूचनाएं हो या अन्य प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, या फिर उसके बाद हमारा जो टीवी सिस्टम है आज के समय में, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है, उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम के द्वारा हमारे तक पहुंचता है। तो नेचुरल सैटेलाइट किसको कहते हैं? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। हमारे जो सौर परिवार है उसमें विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक या एक से अधिक उपग्रह हैं। जितने भी हमारे सौर परिवार के जो ग्रह हैं उनके अलग अलग जो है वो क्या है, उपग्रह हैं। जैसे कि जुपिटर है, शनि है, या फिर उसके बाद आपका यूरेनस है, नेपच्यून है, या मार्स है, या अर्थ है, या वीनस है, या मरकरी है। इनके जो है अलग अलग जो है, जैसे जुपिटर का जो है 63 है और शनि के 60 हैं, यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 13 है। और इस तरह से हमारे अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली स्लाइड में देखें कि मैंने बोला था पहले भी आपको कि हमारे सौर मंडल में बहुत सारे और भी सदस्य हैं, जैसे कि पूछल तारे जिनको हम धूमकेतु बोलते हैं, और उल्काएं हैं, और उल्का पिंड हैं, और क्षुद्र ग्रह हैं। अब सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य हैं जिनको हम पूछल तारे, जो कि लंबे आकार के होते हैं, लंबे अरसे के बाद आकाश में दिखाई देते हैं, जैसे कि हेली कॉमेट एक ऐसा ही तारा है जो लगभग जो है 76 साल के बाद हमारे को दिखाई देता है। अभी हाल में भी 22 और 23 जुलाई
में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि ठीक पृथ्वी के नज़दीक से जो है एक कॉमेट गुजरने वाला है। तो जानिए उसका नाम क्या है। ये आपके लिए एक प्रश्न है। कौन सा धूमकेतु जो है पृथ्वी के से नज़दीक गुजरने वाला है, इसको हम जो है वो देख सकते हैं। और इसकी जानकारी आप जो है न्यूज़पेपर्स के माध्यम के द्वारा भी ले सकते हैं, और आप न्यूज़ से भी, जो टीवी न्यूज़ है उसमें बार बार दिखाया जा रहा है कि इस वक्त जो है ये धूमकेतु जो है इस साल जो है वो कई सालों के बाद जो है वो लगभग, जो जैसे मैंने आपको बोला, जो हेली कॉमेट, जो हेली धूमकेतु है, लगभग 76 ईयर के बाद वो दिखाई देता है। उसके बाद हमारे पास आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये दिखाने की कोशिश की है, ये आपका ये धूमकेतु है। ये काफ़ी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक तरह से जो है धूमकेतु को, जो है कि सौर मंडल में पूछल तारे जो होते हैं, आश्चर्यजनक जो खोलिया पिंड होते हैं, उनको माना गया हुआ है। तो जमी हुई जो गैसेस से बने हुए धूमकेतु, ये तुलना जो है वो बर्फ की गेंद की भांति की जाती है। बहुत सारे धूमकेतुओं का जो मार्ग होता है वो दीर्घ मार्ग में वो परिक्रमा करते हैं। जब धूमकेतु जो है शनि कक्षा में, शनि की जो ऑर्बिट होते हैं उसमें प्रवेश करते हैं, तो तब वो नजर आने शुरू होते हैं। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हम जो है उल्काएं और उल्का पिंड, और उसके बाद आता है हमारे पास जो है क्षुद्रग्रह, एस्ट्रॉयड। ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखते हैं। आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये शूटिंग स्टार हैं, उल्काएं हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कई बार धोखा खा जाते हैं कि कई बार हम जो है धोखा खा जाते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि उल्काएं और उल्कापिंड क्या होते हैं। अब उल्काएं क्या होती हैं? उल्कापिंड तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्कापिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण वो जलकर चमकने लगते हैं, और जलने के बाद वो राख में जो वो बदल जाते हैं, और जिनको हम जो है शूटिंग स्टार के नाम से भी या टूटता हुआ तारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम एस्ट्रॉयड क्या होते हैं। ये आपको बड़ा सा एक पिंड इसमें जो है वो दिख रहा है। एस्ट्रॉयड, जिनको हम जो है ग्रहिका भी बोलते हैं, ये सूर्य के जो हैं चारों ओर करोड़ों छोटी जो है ग्रहिकाएं हैं, जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य में परिक्रमा जो करती रहती हैं, जिनको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। कभी कभी ये ग्रह जो हैं, ये एस्ट्रॉयड जो है टूट कर जो है पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, और पृथ्वी पर जो है वो गिर आती हैं। तो ये इनका आकार जो है, इनको हम बोल सकते हैं ग्रहों के छोटे टुकड़े, इनको जो हम कह सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, किस प्रकार से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट बना। इसके बारे में बहुत सारे जो है मत दिए गए हैं। सबसे पहले 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने जो है अपना एक मत दिया। उनके अनुसार पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल के बीच से पतला और किनारों से मोटा था, और धीरे धीरे इसकी आकृति जो है वो उसमें परिवर्तन होने लगा। अंततः ये टूट गया। तो आइए हम जो है विस्तार पूर्वक से जो है आज मून के बारे में जो है वो अध्ययन करेंगे कि चंद्रमा का निर्माण जो है वो कैसे हुआ, और किस तरह से जो है ये पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो
बना। देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखें आप कि एवोल्यूशन ऑफ द मून। ओके, एवोल्यूशन ऑफ द मून, इसमें हम देखेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। चंद्रमा, हम आकाश में हमेशा ही मून को देखते हैं, तो कभी आपके मन में या दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि ये कैसे बना है। अब चंद्रमा जो है पृथ्वी का अकेला जो है वो उपग्रह है, और पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे जो हैं वो मतभेद हैं। तो सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि आरंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे, और यह पूरा पिंड जो है डंबल बीच से पतला और किनारों से मोटा था, कि आकृति में जो है वो परिवर्तित हुआ। अंततः वो क्या हुआ, वो टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां प्रशांत महासागर का एक गर्त के रूप में हमारे अर्थ में मौजूद है। फिर भी वर्तमान में बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति के बारे में व्याख्या की गई थी पहले, उसको स्वीकारा नहीं गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, जायंट इम्पैक्ट का नतीजा है। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के बनने से कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से अर्थ से टकराया, और उसके बाद पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में जो वो बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्षा में घूमने लगा, और वही पदार्थ जो है, वही टूटा हुआ भाग जो है चंद्रमा बना। यह घटना जो है लगभग जो है 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। फिर भी अभी भी हम इसके बारे में संपूर्ण डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, किस प्रकार से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट बना। इसके बारे में बहुत सारे जो है मत दिए गए हैं। सबसे पहले 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने जो है अपना एक मत दिया। उनके अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल के बीच से पतला और किनारों से मोटा था, और धीरे धीरे इसकी आकृति जो है वो उसमें परिवर्तन होने लगा। अंततः ये टूट गया। तो आइए हम जो है विस्तार पूर्वक से जो है आज मून के बारे में जो है वो अध्ययन करेंगे कि चंद्रमा का निर्माण जो है वो कैसे हुआ, और किस तरह से जो है ये पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो बना। देखते हैं अगली स्लाइड में। भी उपलब्ध नहीं है, जो ऑथेंटिक जो जानकारी है वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी और अन्य ग्रहों और अन्य जो उपग्रहों हैं उनके साथ ही मानी गई है, जिसको हम नेबुला के नाम से, जिसे नोवेला है, उसके से ही इसकी उत्पत्ति जो वो मानते हैं। और उनका कहना था कि ग्रहों का निर्माण होने के बाद अधिकांश क्षुद्र पिंड जो है परिपक्व अवस्था में ही रह गए,
जो ग्रहों के निकट होने के कारण उनकी परिक्रमा ही करने लगे। समय के साथ क्षुद्र पिंडों ने घनीभूत होकर उपग्रहों का रूप धारण कर लिया और उन्हीं में से पृथ्वी भी जो है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा बना है। तो जो अपोलो चंद्रयान था, जब चंद्रमा के ऊपर वो गया तो वहाँ से अन्वेषण के दौरान, खोज के दौरान चंद्र का जो चंद्रमा का जो तल है या चंद्र तल है, वहाँ से लाई गई बहुत सारी जो चट्टानें थी, जब उनका अध्ययन किया तो उन अध्ययनों से जब हमने उसका अध्ययन किया तो उन अध्ययन से हमें ये पता लगा कि चट्टानों का जो स्वरूप था पृथ्वी से भी बहुत ज़्यादा पुराना था। तो इससे सिद्ध हुआ कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी से नहीं हुई है। तो इसमें भी बहुत सारे अभी भी मतभेद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये टॉपिक जो है ध्यान से सुना होगा और आपको, मैं पूरी आशा करूँगा आपको ये टॉपिक समझ भी आया होगा। तो मैं एक बार फिर से जो है डॉक्टर आर के शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हैं, उनका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुमूल्य टाइम दिया इस स्टडी मटेरियल को बनाने के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।